स्टूडेंट्स बाकी लोगों को भी बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए क्लास। अभी तक केवल 24 ने ही ज्वाइन किया है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया था। तो फ्रॉम द बिगनिंग एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग स्टडी कर चुके हैं, फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उस पर मूव ऑन करते हैं। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है यूनिट 2 में इंटेल 8085, इस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोगों को डिटेल स्टडी करनी है इस यूनिट में। और इस डिटेल्ड स्टडी में हम लोग क्या करेंगे कि इसके आर्किटेक्चर के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, पिन डायग्राम इसका स्टडी कर लिया। अब इसके बाद फिर अब इसकी वर्किंग पर आएंगे कि ये और डीपली कि किस तरह से कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हमें इसमें इसकी इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के बारे में स्टडी करना होगा और इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी करना होगा, क्योंकि मेन चीज़ जो इसका एप्लीकेशन है वो यही है कि हम इसके थ्रू किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं और वो प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। तो वो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करने की ज़रूरत है। तो लेटर पार्ट में हम यही सब चीज़ें स्टडी करेंगे कि उसकी कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि हम लोग जो प्रोग्राम्स राइट करते हैं उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज इंस्ट्रक्शंस हम ये कंक्लूड करेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है 8085। क्योंकि एक ब्रॉड वे में हमें ये पता है कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, बट जब हम इसमें इसके पार्ट्स में जाएंगे तब जा कर के हमको थोड़ा सा डीपली ये चीज़ पता चलेगी कि एग्जैक्टली क्या क्या ऑपरेशंस ये कर सकता है। लाइक जैसे कि हमने यहाँ पर एलयू के ऑपरेशंस में इंक्लूड किया हुआ है कि क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है, बट ये अपने आप में सफिशेंट नहीं है कि हम ये समझ पाएँ कि कितने ऑपरेशंस माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस ऑल्सो। ऐसे ही जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इतना सिंपल नहीं है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं कि किस तरह से हम एडिशन कर रहे हैं, बिकॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व्स बोरो एंड कैरी, एंड जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो उतना सिंपल नहीं होता है। कभी कभी सब्ट्रैक्शन को हमें लार्ज स्मॉल नंबर से करना पड़ता है, नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को भी माइंड में रखना होता है। आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को अदर सब्जेक्ट्स में भी ये सब लॉजिक्स लगाने पड़ते होंगे प्रोग्रामिंग में, बिकॉज हमें हर एक चीज़ को, हर एक लॉजिक को माइंड में रख के तब प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो इनिशियली तो हम लोगों ने जैसे 8085 का इंट्रोडक्शन देखा, तो इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि दिस प्रोसेसर इज़ ऑफ 8 बिट। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि 8085 इज़ एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। और ये जब भी हम ये कहते हैं कि कोई प्रोसेसर 8 बिट का है या 16 बिट का है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग डेटा बस, कि उसकी डेटा बस कितने बिट की है। तो हमने यहाँ पर देखा था पिन डायग्राम में भी कि ये जो 8085 है इसमें 8 लाइंस की 8 पिन्स की डेटा बस है। इसी तरह से जो 8086 नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे वो 16 बिट का है। एंड फर्स्ट यूनिट में जब हमने एवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था तो वहाँ पर एक लिस्ट हम लोगों ने देखी थी, जिस लिस्ट में बहुत सारे प्रोसेसर्स के बारे में बताया गया था। तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोसेसर कितने बिट का है। तो वहाँ से भी आपको एक ब्रीफ आइडिया लग सकता है कि कौन कौन सा प्रोसेसर कितने बिट का है और उसकी डेटा बस कितने बिट्स की थी, कितना मतलब जो भी ऑपरेशन एएलयू परफॉर्म करेगा वो कितने बिट के डेटा पे परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज अगर 8 बिट की डेटा बस है तो इट कैन कॉल द डेटा
ऑफ 8 बिट ओनली। इससे ज़्यादा का डेटा वो कॉल नहीं कर सकता है। हाँ, 8085 में ये प्रोविज़न ज़रूर है कि आप दो रजिस्टर्स को कंबाइन करके एक साथ 16 बिट का डेटा स्टोर कर ले और उसके बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर ले। ये प्रोविज़न है इसमें, बट एट अ टाइम यू कैन कॉल ओनली 8 बिट ऑफ डेटा। सिमिलरली सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये 40 पिन की ही आईसी है। और थर्ड कि इसकी क्लॉक साइकिल कितनी है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन फिर हम लोगों ने इसका ये आर्किटेक्चर स्टडी किया था, जिस आर्किटेक्चर में हमने ये देखे थे क्या क्या इसके मेन कंपोनेंट्स है, मेन ब्लॉक्स क्या क्या हैं। एएलयू मेन ब्लॉक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, एक्यूमुलेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टर, उसके बाद फिर टेम्परेरी रजिस्टर है, स्टेटस फ्लैग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी रिज़ल्ट यहाँ एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहे हैं तो उस रिज़ल्ट को ये स्टेटस फ्लैग कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे एक्यूमुलेटर में अगर कोई रिज़ल्ट स्टोर है तो आप उसका ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि इट इटसेल्फ इज़ कंप्लीट और नॉट। ये रिज़ल्ट ऑलवेज इन स्टेटस फ्लैग्स को देख करके ही हम कंप्लीट बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट आंसर है, इट इज़ इन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी हम इसी से बता सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कैरी जनरेटेड है या नहीं जनरेटेड है ये भी हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि कैरी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिजल्ट। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अब माइक्रो प्रोसेसर में अगर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है तो इसी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू एग्जीक्यूट होगी। विदाउट दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कोई ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें जो ये डिकोडर लगा हुआ है to convert these instructions into machine language, so that कि माइक्रोप्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में फिर ये कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है। तो हमें डेटा को समटाइम्स टेम्परेली स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए हम इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स का स्टोर यूज़ करते हैं। ऐसे ही स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है। क्योंकि हमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को भी कॉल करना है, तो उसको कहाँ से कॉल करेंगे उसका एड्रेस भी इसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा। तो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रजिस्टर ऑफ 8085। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। जब आप इसके हर एक ब्लॉक की इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो आपको इस ब्लॉक डायग्राम को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि यू नो कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी ब्लॉक। तो ये आर्किटेक्चर हम लोगों ने स्टडी कर लिया, फ्लैग स्टडी किए, फिर हमने पिन डायग्राम स्टडी किया। पिन डायग्राम्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसकी पिन्स हैं उनके पिन नंबर्स याद किए। साथ ही साथ किस पिन का क्या वर्क है वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर जो भी सिग्नल्स हैं उनकी ग्रुपिंग भी की गई है। जैसे कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो फॉर्म हो रहा है, दिस ग्रुप इज़ कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। दिस ग्रुप ऑफ सिग्नल्स इज़ कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। ऐसे ही ये जो ग्रुप है ये एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं, मीन्स ये सब कहीं एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू सिग्नल्स ये सब आ रहे हैं। इसीलिए ऑल दीज सिग्नल्स आर इन इनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ऑल दीज सिग्नल्स आर इन आउटवर्ड डायरेक्शंस। ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर को कुछ चीज़ों के लिए एक्नॉलेज भी करना पड़ता है, जैसे कि होल्ड के लिए और इंटरप्ट के लिए। तो उनके लिए ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है, तो इसलिए ये सिग्नल्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे, तो इनको एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट की कैटेगरी में डाला गया है। इसी तरह से सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए दो सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें अगर इनपुट के लिए है तो वो इनसाइड डायरेक्शन में है, और अगर आउटपुट के लिए है तो इट इज़ इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली क्रिस्टल ऑसिलेटर X1 X2 में कनेक्ट होता है टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंसी। 5 वोल्ट सप्लाई प्लस ग्राउंड कनेक्शन माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करे जाते हैं, क्योंकि बिना इसके माइक्रो प्रोसेसर वर्क ही नहीं करेगा। देन फिर हमारे पास में एड्रेस एंड डेटा बसेस हैं, और एक सिग्नल रिसेट आउट और एक सिग्नल क्लॉक आउट का है, टू प्रोवाइड रिसेट एंड क्लॉक सिग्नल्स टू
कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इस तरह से हम इसको जब कैटेगराइज कर लेते हैं ना, तो हमें सारी पिंस याद हो जाएंगी कि कैसे कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से हैं, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स कौन कौन से हैं, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स कौन कौन से हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के कौन से हैं। तो जब इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं तो इट बिकम्स ईजियर टू लर्न दीज पिंस एंड दियर डायरेक्शंस की ये सिग्नल्स इनवर्ड हैं या आउटवर्ड हैं, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ सिग्नल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न कि कौन सा सिग्नल है जो कि माइक्रो प्रोसेसर रिसीव कर रहा है और कौन सा सिग्नल है जो माइक्रो प्रोसेसर सेंड कर रहा है। ओनली इन दैट केस आप इस चीज़ की एबिलिटी आप में डेवलप होगी कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस पिन का क्या वर्क है। तो ये पिन डायग्राम हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में फिर हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक, ये है हमारा इंटेल 8085 इंस्ट्रक्शंस। तो पहले हम थोड़ा सा इसमें जनरल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस का जो जनरल फॉर्म है वो किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद में फिर हम डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस 8085 की है, क्योंकि इनिशियली हमें ये पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर में जो हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर हम कैसे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक हमें यहाँ पर से आइडिया लग जाएगा। तो जैसे कि हम ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है MOV R1, R2। तो ये R1 R2 जो है ये वेरिएबल फॉर्म में यहाँ पर लिखे गए हैं। इसका मतलब है MOV का मतलब क्या हो गया कि डेटा को मूव कर रहा है, ये मूव का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है और ये निमोनिक यूज़ किया जाता है टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इट इन्वॉल्व्स टू रजिस्टर्स, क्योंकि डेटा ऑलवेज किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव किया जाएगा। तो ये दो रजिस्टर्स हैं, एक को R1 एक को R2 से रिप्रेजेंट किया गया। एंड जब भी ये मूव इंस्ट्रक्शन यूज होती है तो कंटेंट ऑफ R2 रजिस्टर विल बी मूव्ड टू R1 रजिस्टर। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 इज मूव्ड टू R1। अब एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम MOV A, B लिख लेते हैं तो इट मीन्स कि जो रजिस्टर B में डेटा स्टोर्ड है उस डेटा को हम रजिस्टर A यानी एक्यूमुलेटर में मूव करा रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है R1 R2 की जगह कोई भी दो रजिस्टर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एप्लीकेशन हमारा है। इसी तरह से जैसे कि हम दो रजिस्टर्स के बीच में मूव करा रहे हैं डेटा को, इन द सेम वे MOV M, r, ये इंस्ट्रक्शन इस टाइप की भी एक इंस्ट्रक्शन होती है। अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, M का मतलब है मेमोरी, मीन्स कि किसी पर्टिकुलर रजिस्टर से हम मेमोरी में डेटा को स्टोर करेंगे। तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर R इज मूव टू द मेमोरी लोकेशन। अब हमारे पास में जो मेमोरी लोकेशन होगी, इस मेमोरी में अगर हमें मूव करना है तो वी नीड टू नो द लोकेशन ऑफ द मेमोरी, बिकॉज जब तक हमें एड्रेस नहीं पता होगा कि किस एड्रेस पे हमें मूव करना है, डेटा कहाँ मूव हो जाएगा। बिकॉज मेमोरी में तो बहुत लार्ज स्पेस है और हर एक स्पेस को हमने पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड करा रखा है। तो जब भी हम रजिस्टर से मेमोरी में डेटा को मूव करेंगे तो वी नीड टू स्पेसिफाई एड्रेस ऑल्सो। तो इन दिस केस जो HL रजिस्टर पेयर है उसका रोल यहाँ पर आ जाता है। HL रजिस्टर पेयर को हम यूज़ करते हैं एड्रेस स्टोर करने के लिए। किसका एड्रेस? मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी कि मेमोरी में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो मेमोरी में वो किस लोकेशन में जाएगा? जिस लोकेशन का एड्रेस HL पेयर में सेव होगा, उस मेमोरी लोकेशन में ये डेटा जा करके स्टोर हो जाएगा। तो जब भी हम ये M यानी मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन से पहले HL पेयर में उस एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिकॉज अगर HL पेयर एम्प्टी है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, बिकॉज इट नीड्स एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन।
नेक्स्ट पे आते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन आ जाती एम वी आई आर कॉमा डेटा। तो एक इंस्ट्रक्शन इस तरह की भी आ जाती है। तो इन दिस केस क्या होता है कि डेटा रजिस्टर में ना स्टोर होकर के डायरेक्टली यूज़र से लिया जाता है। तो ये डेटा इमीडिएट डेटा के फॉर्म में होता है, इसीलिए एम वी का मतलब यहाँ पर है कि मूव हो रहा है, और आई का मतलब है कि इमीडिएट डेटा मूव हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर इमीडिएट डेटा गिवन है। तो द डेटा गिवन जस्ट आफ्टर एन इंस्ट्रक्शन आर मूव टू द रजिस्टर आर। डायरेक्शन ऑलवेज मूवमेंट की यही होगी, ये डेटा किस में मूव हो जाएगा, आर रजिस्टर में। अब जो भी रजिस्टर यहाँ लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल लिया गया एम वी आई ए कॉमा 05, तो इट मीन्स कि ये जो सर 05 है, यस सर वो मूव R1 R2 है सर, तो सर R2 मूव होगा तो सर R2 खाली हो जाएगा। एक मतलब खुद से सर वो एम्प्टी हो जाएगा मतलब। हाँ, डेटा को मूव कर रहे हैं ना, तो वो एम्प्टी ही हो जाएगा। तो एम वी आई आर कॉमा डेटा। अब इसमें क्या है कि हमें इमीडिएट डेटा गिवन है, और इमीडिएट डेटा को हम किस में मूव कर रहे हैं, रजिस्टर ए में, यानी एक्यूमुलेटर में मूव कर रहा है। तो ये इमीडिएट डेटा 05 विल बी मूव टू एक्यूमुलेटर। तो इस तरह से जो इमीडिएट डेटा गिवन होगा वो मूव हो जाएगा, इसीलिए इसमें एम वी आई इंस्ट्रक्शन यूज हुई है। इसी तरह से एक फॉर्मेट और है लिखने का, जिसमें कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज हुई है एल एक्स आई आर पी, और फिर कॉमा करके 16 बिट का डेटा गिवन है। यहाँ पर जो डेटा गिवन है वो क्या होगा, 8 बिट का डेटा है। देखिए ये जो डेटा गिवन है ये कितने बिट का है, ये हेक्साडेसिमल डेटा है, 8 बिट का डेटा होगा। बिकॉज जब भी हेक्साडेसिमल नंबर लिखते हैं तो ज़ीरो, ये जो एक नंबर लिखा हुआ है ये 4 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा नंबर ये भी 4 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, तो टोटल 8 बिट का डेटा हो गया। और हमारा जो सिंगल रजिस्टर है, जब हम आर लिख रहे हैं तो जैसे रजिस्टर ए लिख रहे हैं तो इट इज़ ऑफ 8 बिट। लेकिन जब हम आर पी लिख रहे हैं तो इट मीन्स आर पी का मतलब है रजिस्टर पेयर। अब जब रजिस्टर पेयर यूज़ कर रहे हैं तो 8 + 8 16 बिट हो जाएगा। उस केस में यहाँ पर जो डेटा गिवन होगा वो 16 बिट का डेटा गिवन होगा। और LXI का मतलब क्या है कि लोड इमीडिएट डेटा। जो भी डेटा गिवन है उसको लोड कर देना है हमें, किस में, रजिस्टर पेयर में। अब यहाँ पर 16 बिट का डेटा प्रोवाइड किया गया होगा, और इसको लिखने का क्या तरीका है कि जब भी हम LXI लिखते हैं और इसके बाद जैसे हमने कैपिटल H लिख दिया, तो कैपिटल H का मतलब क्या हो गया कि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग HL पेयर। हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर ही लिखते हैं, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन का यही मतलब है कि जो भी रजिस्टर यहाँ पर गिवन है ये रजिस्टर अपने रजिस्टर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 16 बिट का जो डेटा होगा वो HL रजिस्टर पेयर में मूव हो जाएगा। ऐसे ही एक LDA है, LDA स्पेस ADDR। ADDR का मतलब है एड्रेस, और LDA का मतलब है कि लोड एक्यूमुलेटर। तो जो भी यहाँ पे डेटा गिवन होगा उस डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर अलग से कोई रजिस्टर स्पेसिफाइड नहीं है, LDA में ही ये A को इंक्लूड कर दिया गया है, और इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि जो भी यहाँ पर एड्रेस गिवन है उस एड्रेस को हम जो है क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे। अब ये जो एड्रेस गिवन है, ये एड्रेस क्या लोकेट कर रहा होगा, ये मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्योंकि मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स हाँ, एड्रेस है तो ऑलवेज मेमोरी लोकेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये एड्रेस किस में मूव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा। नेक्स्ट है STAADDR। इसका मतलब क्या है कि द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज मूव टू मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज गिवन। यानी कि जो काम ये इंस्ट्रक्शन कर रही थी उसका जस्ट अपोजिट ये वाली इंस्ट्रक्शन करेगी STA। अब इसका रिवर्स हो जाएगा, जो एक्यूमुलेटर में डेटा है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो इस
एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, ए डबल डी स्पेस स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब रजिस्टर हो गया, ए डबल डी का मतलब क्या हो गया कि एडिशन परफॉर्म होगा। अब यहाँ पर देखिए एक ही रजिस्टर गिवन है और ऐड किया जा रहा है डेटा को, जबकि एडिशन के लिए हमें दो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एडिशन ऑलवेज दो डेटाज में परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर दूसरा रजिस्टर कौन सा होगा? ऐड इंस्ट्रक्शन का मतलब ही यही है कि जिस भी रजिस्टर के बारे में यहाँ लिखा है उस रजिस्टर के डेटा को एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में ऐड किया जाएगा। रजिस्टर R इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर कोई दूसरा रजिस्टर अलग से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्यूमुलेटर के साथ ही एडिशन परफॉर्म हो रहा है, और इस एडिशन परफॉर्म होने के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा और प्रीवियस डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ऐड है वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी है, एक्यूमुलेटर से ही सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होगा और जो रजिस्टर गिवन होगा उस रजिस्टर से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। ऐसे ही कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें कि हमें कुछ भी स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि RAL, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जो भी एक्यूमुलेटर में कंटेंट है उसको हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट कर देंगे सिंगल बिट से थ्रू कैरी। ये ऑपरेशन हम जब डिटेल में इस इंस्ट्रक्शन को स्टडी करेंगे तब हम आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाएंगे कि कैसे ये मूव होता है। ऐसे ही एक इंस्ट्रक्शन है INR और स्पेस R। इसका मतलब क्या है कि इस रजिस्टर के कंटेंट को इंक्रीमेंट करना है बाई 1। ऐसे ही अगर कोई डेटा को हमें इनपुट लेना है तो हम इनपुट स्पेस पोर्ट एड्रेस दे देते हैं। किस पोर्ट से हमें इनपुट लेना है वो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना होता है, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर के इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स के एड्रेसेस होते हैं। तो हमें इनपुट के लिए इनपुट पोर्ट एड्रेस, आउटपुट के लिए आउटपुट पोर्ट एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, और वो पोर्ट एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं और अकॉर्डिंगली इनपुट और आउटपुट डेटा यहाँ पर होता है। तो ये एक ब्रीफ था कि मतलब जनरल कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है, कहाँ पर रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, कहाँ पर मेमोरी किस तरह से यूज़ होती है, कहाँ रजिस्टर पेयर यूज़ होता है, किस तरह से एड्रेस को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफ था कि एक जनरल फॉर्म हमने देख लिया है कि इंस्ट्रक्शन को किस तरह से लिखते हैं। अब इसके बाद में फिर हम जा कर के सारी इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स को समझेंगे। नेक्स्ट फिर ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स की बात करते हैं। हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ऑप कोड और ऑपरेंड क्या होते हैं, तो फिर से देख लेते हैं। एक एक लाइन की डेफिनेशन है दोनों की, और ये आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा। अब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन लेते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑप कोड और दूसरा ऑपरेंड। ऑप कोड को हम ऑपरेशनल कोड भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन का उसे हम कहते हैं ऑप कोड, और ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये इंस्ट्रक्शन होती है जो कि ये स्पेसिफाई करती है कि कंप्यूटर जो है वो क्या टास्क परफॉर्म करेगा, जो भी माइक्रो प्रोसेसर है उसे क्या टास्क परफॉर्म करना है, ये उसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन से पता चलता है। लाइक जैसे कि हमने अभी तक की इंस्ट्रक्शंस देखी, अगर हम डेटा को मूव कर रहे हैं तो मूव करने के लिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, MOV। तो जो फर्स्ट पार्ट है इंस्ट्रक्शन का ये हमको ये बता रहा है कि डेटा को मूव किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये ऑपरेंड है, सॉरी ऑप कोड है। ये जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका कोड है, ये ऑप कोड है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, वो है ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब क्या है कि
जिस पार्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी कि जैसे मूव करना है तो हमें किसी ना किसी डेटा को मूव करना होगा, तो जो वो डेटा बाद में लिखा हुआ है वो डेटा क्या है, वो ऑपरेंड है, यानी जो रजिस्टर्स लिखे हुए हैं वो रजिस्टर्स ऑपरेंड कहलाएंगे। तो द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन एंड इट इज़ कॉल्ड ऑपरेंड। एक एक लाइन की दोनों की डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। अब जो भी ऑपरेंड या ऑपकोड हम लिखते हैं, ये भी क्योंकि हम इसको मशीन लैंग्वेज में इसको माइक्रो प्रोसेसर चेंज करता है, तो इट मीन्स ये भी किसी बाइनरी नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और ये डिपेंड करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो डेटा भी हमारा यहाँ पर आइदर 8 बिट या 16 बिट का हो सकता है, एड्रेस भी 8 बिट या 16 बिट का हो सकता है, और अकॉर्डिंगली हम जो रजिस्टर्स यूज़ करेंगे वो यूज़ कर लेंगे 8 बिट या 16 बिट के। अब हम इंस्ट्रक्शन के वर्ड साइज पे जाते हैं कि कितने वर्ड की इंस्ट्रक्शन होगी। वर्ड का क्या मतलब है कि जैसे 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है या 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है या 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो इस तरह से हम किसी भी इंस्ट्रक्शन की लेंथ को डिसाइड करते हैं कि उसकी कितनी लेंथ है, उसे कितने बाइनरी कोड्स की रिक्वायरमेंट है रन करने के लिए, और अकॉर्डिंगली उसको मशीन साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जितने ज़्यादा बाइट की, जितनी ज़्यादा वर्ड की इंस्ट्रक्शन होगी, उतना ज़्यादा उसको टाइम भी लगेगा एग्जीक्यूट करने में। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए 3 कैटेगरीज दी हुई हैं। 3 कैटेगरीज में 8085 की इंस्ट्रक्शंस को क्लासिफाई किया गया है। 1 बाइट की भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं यहाँ पे, 2 बाइट की भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और 3 बाइट की भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो 1 बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट। 2 बाइट का मतलब हो गया 16 बिट, और 3 बाइट का मतलब क्या हो गया 24 बिट। तो इस तरह से ये इतने इतने बिट्स की इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब ये किस तरह से डिसाइड होती है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि बाद में जैसे जो भी डेटा दिया हुआ है, जैसे ए और बी डेटा दिया हुआ है, तो ए और बी हमें पता है कि 8-8 बिट के ही रजिस्टर्स हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पर हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 बाइट की इंस्ट्रक्शंस की। तो 1 बाइट के इंस्ट्रक्शंस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर जैसे कि लिए गए हैं। ये 3 एग्जांपल्स इंक्लूड किए गए हैं, MOV A, B, ADD B एंड RAL। ये तीनों इंस्ट्रक्शन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये 8 बिट की इंस्ट्रक्शंस हैं। इन्हें सिर्फ 8 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, ये भी देख लेते हैं। मूव, अब मतलब तो हमें पता है क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू रजिस्टर ए, ये मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो जैसे फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट पार्ट क्या बताता है, ये ऑपकोड है। तो अब ये इसका जो ऑपकोड होता है, ये तो हमने निमोनिक्स लिख रखे हैं MOV A, B, लेकिन इसका जो ऑपकोड है वो होता है 78H, क्योंकि इन्हीं ऑपकोड्स के थ्रू हम इस प्रोग्राम को माइक्रो प्रोसेसर की किट में एंटर करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक माइक्रो प्रोसेसर की लैब की हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इन्हीं ऑपकोड्स का यूटिलाइजेशन करके किसी भी प्रोग्राम को किट में फीड करते हैं। या यूट्यूब पे भी आप लोग टाइम मिले तो देखिएगा कि किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम्स को फीड किया जाता है। तो उसके लिए ये ऑपकोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इन ऑपकोड्स के थ्रू हम प्रोग्राम को फीड करते हैं। तो हर एक ऑपकोड का, सॉरी, हर एक इंस्ट्रक्शन का एक फिक्स्ड ऑपकोड है, प्री डिफाइंड ऑपकोड है। जैसे कि यहाँ पर 78H जो ऑपकोड है वो MOV A, B के लिए यूज़ होता है। इस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड 78H यूज़ किया जाता है। अब जब 78H इस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है, तो हम 78H को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 7 भी हमारा 4 बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, 0
111 ये 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे ही 8 भी 4 बाइनरी बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, 1000। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट डेटा बनेगा ये कितने बिट का डेटा बन गया, 8 बिट का। और 8 बिट है तो इट मीन्स कि ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन। अब इस 8 बिट की इंस्ट्रक्शन में हम इसको भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट 2 बिट्स यानी 01। 01 का मतलब है मूव ऑपरेशन। 111 जो है वो ऑलवेज बाइनरी कोड है रजिस्टर ए के लिए। जहाँ जहाँ पर रजिस्टर ए यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर 111 का यूज़ हो रहा होगा, या वाइस वर्सा। ऐसे ही 000 जो है वो बाइनरी कोड है फॉर रजिस्टर बी। तो इस तरह से ये 8 बिट्स जो है उनको इन इंस्ट्रक्शंस में इस तरह से डिवाइड किया गया है। 2 बिट हो गई फर्स्ट 2 बिट मूव के लिए, उसके बाद 3 बिट ए के लिए, उसके बाद 3 बिट रजिस्टर बी के लिए। तो ये इनकी कोडिंग हो गई, इसलिए ये 1 बाइट रजिस्टर है। सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं, ऐड बी पे। ऐड बी का भी हमें पता है कि क्या करना है, हमें रजिस्टर बी के डेटा को एक्यूमुलेटर में ऐड करना है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी एक्यूमुलेटर आ गया है। अब इसका जो ऑप कोड है वो 80H है। 80H का मतलब क्या हो गया कि 8 को हम किस तरह से लिखेंगे बाइनरी में, 1000। और 0 को भी अगर हमें 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम 4 जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से ये भी 8 बिट का हो गया। अगेन यहाँ पर भी क्या है कि हम जब इसको भी डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पर फर्स्ट 5 बिट्स है, दैट इज 1 के बाद में 4 बार 0, ये स्पेसिफाई करती हैं ऑपरेशन को, यानी ऐड ऑपरेशन को। और जो लास्ट 3 बिट्स हैं वो बी को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हमने बी के लिए यहाँ पर भी 000 यूज़ किया था, और बी के लिए हम यहाँ पर भी 000 यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट 5 क्या हो गई ऐड के लिए, और लास्ट की जो 3 बिट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रजिस्टर बी को। सेम चीज़ है, यहाँ पर भी 000, यहाँ पर भी 000 रजिस्टर बी के। तो ये कोड्स कॉमन है हर जगह पर, यही सेम कोड्स यूज़ होंगे। बस ये है कि हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन सा पार्ट किसके लिए है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल को देख लेते हैं, RAL। तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही लिखी हुई है, किसी रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर हमें रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट बाई 1 बिट करना। और इसका जो ऑप कोड है वो 17H ऑप कोड है। 17 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं है रिप्रेजेंट करने की, लेकिन फिर भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। 17 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे 0001, एंड ये 1 के लिए हो गया, और 7 के लिए हो जाएगा 0111। ये 8 बिट का यहाँ पर इसका नोटेशन हो जाएगा। तो ये भी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी 8 बिट्स का ही इन्वॉल्वमेंट है। और क्योंकि यहाँ पर कोई अदर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो दिस ऑल दीज 8 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग दिस RAL। इसके बाद फिर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शंस के एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसमें 1 बाइट वाले में कुछ पूछना हो तो बताइएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, तो फिर हम आगे का डिस्कशन